Good morning, student. Today I am going to explain the question answer of lesson 9 of class 9th science. Force. Lesson name is Force and Laws of Motion. I am going to explain the question answer of exercise question number 10. Using a horizontal force of 200 Newton. हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे. अगर हम horizontal force लगाएं कितनी 200 न्यूटन. We intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity, जिससे हम एक वुडन कैबिनेट को मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली. व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट वुड बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट. तो उस टाइम जब हम फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट. हम वुडन कैबिनेट को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस ए फ्लोर एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स उस टाइम कितना फोर्स पे लगाएगी. व्हेन ए वुडन कैबिनेट मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कि इसकी वेलोसिटी मूव नहीं चेंज नहीं हो रही, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. इट मीन्स उस पर एक्सेलरेशन कैसी लग रही है, जीरो. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो है. अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो नेट फोर्स भी जीरो होगी. नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जितनी अप्लाइड फोर्स होगी माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और नेट फोर्स हमने जीरो लिख दिए, एम ए इज इक्वल टू जीरो. तो अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, उस पर 200 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं उस कैबिनेट पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उस टाइम 200 न्यूटन होगी, तभी यहाँ जीरो आएगा. जो एफ है वो है एम ए, और ये किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो अगर अप्लाइड फोर्स 200 है तो इसको जीरो आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा एफ जीरो आ जाए. तभी आ सकता है जब ये 200 अप्लाइड फोर्स माइनस 200 हो, मीन्स वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो हो. इसने ही पूछा व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ऐसा तभी पॉसिबल है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, उसमें किसी तरह की एक्सेलरेशन ना हो, जब अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी 200 न्यूटन. तो इसका आंसर क्या आएगा, 200 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एक अगर लेफ्ट में जा रहा था दूसरा राइट में. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर. और फिर वो कोलाइड कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और फिर स्टिक टूगेदर मीन्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उनका मास बढ़ जाएगा. पहले दोनों वस्तुओं का मास है 1.5 kg, m1 इक्वल टू m2, और शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है. दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन है. अपोजिट मीन्स एक लेफ्ट में जा रहा था दूसरा राइट में, इसलिए माइनस साइन दिखाया. द कोलिजन इज परफेक्ट इन इलास्टिक, और कोलिजन होने के बाद वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो उनका मास m1 प्लस m2 लेंगे. तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2. और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में हम क्या करेंगे, m1 और m2 को इकट्ठा ऐड कर लेंगे, और जो वेलोसिटी है जब इकट्ठी एक चीज़ बन गई तो उनकी वेलोसिटी सिंपल ले लेंगे v. अब v का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है. v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, और ये m1 प्लस m2 से डिवाइड हो जाएगी. तो v इक्वल टू, अब हम वैल्यू रखें इसमें, 1.5 इसका मास था. कितना मास था, 1.5. तो हमने 1.5 m1 के प्लेस पर रखा, u1 दे रखा है 2.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई, यहाँ आपने देखो माइनस लिखा है. माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा u2 माइनस में है, अपॉन में 1.5 प्लस 1.5, क्योंकि इनका मास है 1.5. 1.5 और 1.5 कितना होगा, 3. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 माइनस 3.75 क्या आ गया, 0 अपॉन में 3. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आएगा 0, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. वो स्टॉप पोजीशन में आ जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा. मतलब जब वो कंबाइन हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन, वे मूव ही नहीं करेंगे, वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश्ड बैक. थर्ड लॉ में हमने देखा था अगर एक वस्तु दूसरे पर फोर्स लगाए तो दूसरी वस्तु भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है. जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी पुश कर रहा है हमें उसी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यही लिखा है इस पर. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मासिव, अगर ऑब्जेक्ट का मास भारी ऑब्जेक्ट इज ए मासिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, जो एक साइड में खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, ये मूव नहीं करा. ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस
by answering that the law opposite and equal force cancel each other. तो comment on this logic and explain. एक student justified this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो ट्रक उस टाइम क्यों मूव नहीं करा. अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए हमने पढ़ा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दीज टू फोर्स अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं एंड दीज टू फोर्स कैन नॉट कैंसिल टू ईच अदर. तो आंसर क्या है, दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज दीज फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी. क्योंकि एक किसी और चीज़ पे एक्ट करता है और दूसरा किसी और चीज़ पे. हो सकता है एक भारी चीज़ और एक हल्की, दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया एक दूसरे पे, लेकिन मैंने आपको बताया था जो छोटी हल्की चीज़ है वो मूव कर जाएगी और भारी चीज़ मूव नहीं करेगी. द एक्शन एक्ट ऑन फर्स्ट बॉडी एंड द रिएक्शन एक्ट ऑन द सेकेंड बॉडी. जो हमने फोर्स एक बॉडी पे लगाई उस फर्स्ट बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाई. द ट्रक डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो जो ट्रक है ना वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण वहाँ रेस्ट नहीं करा, बल्कि यहाँ पर उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगा हुआ है कि वो रेस्ट पे तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा जब तक कि ड्राइवर उसे इंजन की हेल्प से मूव नहीं करेगा, उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक वो रेस्ट में रहेगा. यहाँ पर कोई थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है. उसे रुकने का रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. रेस्ट के कारण वो जो ये उसका गुण है ना कि वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, उसके कारण वो खड़ा है. यहाँ कोई थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लग रहा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक. अब हॉकी की जो बॉल है उसका मास दिया है 200 ग्राम और वो ट्रेवल कर रही है यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड. इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक. फिर उसे हॉकी स्टिक से उस पर फोर्स लगाया जाता है टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ. जिधर से वो आई थी उसी रास्ते से उसे वापस भेजने के लिए विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. अब देखो इसमें मास दिया है हमें हॉकी बॉल का 200 ग्राम. तो उससे पहले किलोग्राम में चेंज कर लो डिवाइड बाय 1000 करके, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम. 0.2 kg आ गया. क्या आया 0.2 kg. अब इनिशियल वेलोसिटी यू भी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल हॉकी स्टिक से जब उसको मारा जाता है तो अपोजिट दिशा में जाएगी. पहले बॉल ऐसे आ रही है तो फिर जब हॉकी स्टिक से मारेंगे तो वापस चली जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड. उसने ऐसे लिखा है कि उसे ओरिजिनल पाथ जिस रास्ते से आई है उसी पर वापस भेज दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए माइनस में लेंगे. अब मोमेंटम, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम पूछा है उसने, कितना चेंज आया. आपको क्या लिखा है, ओकर्ड इन कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है अपने. अब चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv माइनस mu मास मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी माइनस मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी. इसका मास था 0.2 मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी हमारी -5 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 10. जब आपको सोल्व कर रहे हो 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 2 या 10 आ जाएगा -1 माइनस और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20 आया. लेकिन यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, जब 20 में आप एक डेसिमल लगाओगे तो क्या आ जाएगा 2.0 में 2 होता है. तो -1 और -2 कितना हो गया -3. यहाँ पर इस नेगेटिव साइन का बहुत ज़्यादा वो है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस साइन जरूर लगाओ, नहीं तो प्लस में आंसर आ जाएगा और आंसर इसका माइनस में आएगा. अपोजिट डायरेक्शन -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब जब आपका फाइनल मोमेंटम था इसमें वो था आपका mv और इनिशियल था mu. ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम. मास इसमें आपका 0.2 है. फाइनल वेलोसिटी जब वो वापस जाती है वो बॉल तो -5, इसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे. माइनस में
एम आपका फिर से 0.2 लेंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे उसे यू आपका कितना है 10। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपका -1 और -2 ये दो आए आपके इक्वल टू कितना हो गया -3। अब मोमेंटम की जो यूनिट है वह कैसे बनेगी? अगर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, हम मास को किलोग्राम में नापते हैं। तो वेलोसिटी को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड। जो हमने 8 चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपने ध्यान किया था। तो मीटर पर वर्ड बोला है, पर का मतलब उसके ऊपर रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा, तो इसकी यूनिट होगी ये। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर। जो ये स्लांटिंग लाइन है ये पर के लिए होता है, मीटर पर सेकंड की, मीटर के नीचे सेकंड है, M/S है इसमें, मीटर पर सेकंड। आज स्टूडेंट हमने इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सप्लेन कर दिए। इसमें कुल 18 क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप इसको अपना प्रैक्टिस कॉपी में करके देखना, तभी आपको ये समझ आएंगे।